नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि आज जो हमारी मास्टर वीडियो है, आज की हमारी क्लास है, वो है हरियाणा पुलिस पर हरियाणा स्पेशल की वीडियो है। देखिए, यदि आप हरियाणा पुलिस के एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही होंगी। इसलिए परेशानियां हो रही होंगी क्योंकि आप कुछ लोग जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो कम परेशानियां हो रही होंगी, लेकिन जो अदर स्टेट के छात्र हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही होंगी कि हरियाणा के बारे में मैं पढ़ूं कहां से और किस तरह के कंटेंट में पढ़ूं कि मैं एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके आऊं। ठीक है, तो उन सभी छात्रों के लिए मैं लेकर आया हूं मास्टर वीडियो, यानी कि हरियाणा स्पेशल पर मास्टर वीडियो। अब आप लोगों से एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और खुद कमेंट करें देखने के बाद और लाइक करें दोस्तों। देखिए, यदि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हो और ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलते हैं तो मेरा भी एक तरीके से प्रोत्साहन, मेरा भी एक तरीके से मनोबल बढ़ेगा, और जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपके लिए मैं और भी मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके आए। देखिए, मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, यदि आप इस टारगेट को पूरा करते हैं तो मैं आपके लिए 6 और मास्टर वीडियो दूंगा हरियाणा स्पेशल पर। हरियाणा स्पेशल पर यानी कि हरियाणा पुलिस के यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 6 और मास्टर वीडियो मैं दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। टारगेट ये है दोस्तों, कम से कम 25 से 50,000 तक इस पर व्यूज आने चाहिए। अगर 25 से 50,000 तक व्यूज आ जाते हैं तो मैं आपको 6 और मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, 6 और मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके आए और आपको ना तो कोई किताब खरीदना पड़े और ना ही आपको किसी और दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको दिन भर माथा पच्ची करना पड़े। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। लेकिन दोस्तों, आप मेरी बातों को ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है इसको बनाने में। इस तरह के वीडियो और इस तरह के कंटेंट को प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए क्योंकि सारा कुछ एक जगह लाकर रखना पड़ता है। कई चीजों से, कई किताबों से, कहीं विकिपीडिया, कभी इंसाइक्लोपीडिया को भी सर्च करना पड़ता है। मतलब कई जगह से कंटेंट को उठाकर सही डेटा को एक जगह मेंशन करना होता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है। साथ ही साथ इसको इस तरह की वीडियो बनाने में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें क्या होती है, ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीजें जो लिखी हुई हैं वो सही लिखी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें। यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि इस वीडियो से आप जरूर प्रभावित होंगे। लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर, आपका पूरा दिन यानी कि पूरा समय आपका नष्ट हो जाएगा, लेकिन आप एक भी चीजें अपनी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा अपनी क्लास पर आते हैं। देखिए, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किया गया था किस आयोग की सिफारिश पर। देखिए, पंजाब अलग हो गया था, पहले पंजाब और हरियाणा एक थे, पंजाब और हरियाणा दोनों एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन 1 नवंबर 1966 से क्या हो गया, 1 नवंबर 1966 से क्या हो गया कि पंजाब अलग हो गया और हरियाणा अलग हो गया। और किस आयोग की सिफारिश पर दोस्तों, जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ था कि पंजाब अपना एक अलग राज्य बन गया और हरियाणा अपना एक अलग राज्य बन गया। तो किस आयोग की सिफारिश पर दोस्तों, जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर। और कब यह हुआ था ऐसा, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 यानी कि 1966 को ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बन गया और हरियाणा एक अलग राज्य बनकर पूर्ण राज्य बन गया दोस्तों। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा कब एक अपना अलग पूर्ण राज्य बन गया था, तो 1 नवंबर 1966 को दोस्तों।
अब आइए बात करते हैं कि हरियाणा का विस्तार यानी कि हरियाणा कितने क्षेत्रफल भर में फैला हुआ है, यानी कि हरियाणा का क्षेत्रफल की बात करें, हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में, 44,212 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा का विस्तार है दोस्तों। इसको आप ध्यान रखिएगा कि हरियाणा का विस्तार, हरियाणा का क्षेत्रफल को ध्यान रखिएगा, हरियाणा का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है या हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा का विस्तार है, हरियाणा के क्षेत्रफल है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हरियाणा की जनसंख्या कितनी है। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, ये डेटा है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल जनसंख्या है 2,53,53,51,081, 2,53,53,51,081, यानी कि 2,53,53,081, यानी कि 81 यहाँ पर जनसंख्या है। 2,53,53,081 यहाँ पर जनसंख्या है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि हरियाणा की राजधानी क्या है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। देखिए पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है दोनों की सेम है, चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरियाणा की कोर्ट, हाई कोर्ट, हरियाणा के हाई कोर्ट की बात करें तो चंडीगढ़। तो पंजाब की भी कोर्ट वही है, चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा। देखिए पंजाब और हरियाणा की कोर्ट भी एक ही है और राजधानी भी एक ही है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट कौन सा है, या पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट क्या है, वो है चंडीगढ़ दोस्तों। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट जो है पंजाब और हरियाणा का भी है, ठीक है। अगर हरियाणा की मुख्य भाषा की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हरियाणवी, वो तो एक अलग भाषा है जो उनकी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, स्थानीय लैंग्वेज है, लेकिन हरियाणा की जो मुख्य भाषा है दोस्तों हिंदी है। हरियाणा की मुख्य भाषा कौन सी है, हिंदी है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि हरियाणा की मुख्य भाषा क्या है, हरियाणा की मुख्य भाषा कौन सी है, हिंदी है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा राज्य की स्थिति की बात करें या अवस्थिति की बात करें तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, और उत्तर और पश्चिम की बात करें तो पंजाब है। हरियाणा के उत्तर और पश्चिम में पंजाब है, और पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो राजस्थान, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से इसको रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। देखिए हम बात कर रहे थे कि हरियाणा राज्य की अवस्थिति की, तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, और हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर में है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, पंजाब है, और दक्षिण पश्चिम की बात करें हरियाणा के दक्षिण पश्चिम की बात करें तो राजस्थान है, और पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। तो हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, देखिए हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में है पंजाब, और दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश जो है, दिल्ली इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि यहाँ की साक्षरता कितनी है। साक्षरता की बात करें यानी लिटरेसी की बात करें, पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो यहाँ की साक्षरता है 75.6%, यानी कि 75.6% यहाँ की साक्षरता है दोस्तों, 75.6% यहाँ की साक्षरता है। अब आइए बात करते हैं कि हरियाणा में कुल कितने जिले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे कि 75 जिले हैं, तो हरियाणा में कुल कितने जिले हैं दोस्तों, हरियाणा में 22 जिले हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। अब आइए बात करते हैं कि यहाँ पर
किस प्रकार की व्यवस्था, यानी कि एक सदनीय व्यवस्था है या द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि एक सदनीय विधानमंडल है या द्विसदनीय विधानमंडल है। तो यहां पर दोस्तों एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय से तात्पर्य हो जाता है कि यहां पर केवल और केवल विधानसभा है, ना कि विधान परिषद। यहां विधान परिषद नहीं है दोस्तों, यहां केवल और केवल विधानसभा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90 ध्यान रखिएगा। विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, यानी कि 90 सीटें यानी कि 90 सीटें यहां पर हैं दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि यहां से यानी कि हरियाणा से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, या हरियाणा से कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, यानी कि हरियाणा में 10 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जो लोकसभा में जाते हैं इनके सदस्य चुनकर। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 10 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? 5 है। एक बार मैं इसको रिवीजन करवा देता हूं, एक बार शॉर्ट फॉर्म में। यहां तक देखिए, विधानसभा की बात करें तो यहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 है। लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? वो है 10। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि हरियाणा के वन का क्षेत्रफल, वन मतलब फॉरेस्ट का क्षेत्रफल की बात करें तो 2015 के अनुसार 1559 यानी कि 1559 वर्ग किलोमीटर में इसका वन का क्षेत्रफल है, यानी कि वन के क्षेत्रफल कि वन का कितना विस्तार है। वन का कितना विस्तार है? 1559 दोस्तों, 1559 यहाँ के वन का क्षेत्रफल है। वन का क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट का क्षेत्रफल है, यानी फॉरेस्ट का एरिया की बात करें तो 1559 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। और किस डेटा के अनुसार? 2015 डेटा के अनुसार, 2015 के अनुसार। तो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हरियाणा की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करते हैं। हरियाणा की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो उस चोटी का नाम है मौरनी। कौन सी चोटी है? मौरनी को ध्यान रखिएगा, जो 1220 मीटर ऊंची है। तो हरियाणा की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो मौरनी है दोस्तों, 1220 मीटर की। नेक्स्ट बात करते हैं, यह राज्य मुख्य रूप से, यानी कि हरियाणा किस प्रकार का राज्य है? तो हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की मुख्य जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि, यानी कि यहाँ के मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? कृषि है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में वैल्यू एडेड टैक्स की बात करते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स की बात करते हैं, वैट की बात करें तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है, हरियाणा पूरे देश भारत का एक पहला राज्य है जहां पर वैट लागू किया गया था। वीएटी वैल्यू एडिशन टैक्स को ध्यान रखिएगा, या वैल्यू एडेड टैक्स की बात करिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा राज्य के पानीपत को भारत का बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारत के बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा राज्य के पानीपत जिले को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में सूरजकुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला हर वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाता है इसी राज्य में। ध्यान रखिएगा कि हरियाणा में क्या है? सूरजकुंड का विश्व का प्रसिद्ध शिल्प मेला इसी राज्य में आयोजित किया जाता है। इसी मतलब हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है? फरवरी में आयोजित किया जाता है। हर वर्ष, ध्यान रखिएगा, हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष क्या आयोजित किया जाता है? सूरज कुंड का शिल्प मेला दोस्तों, वो भी विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व का प्रसिद्ध शिल्प मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है? हरियाणा में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? फरवरी में आयोजित किया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के सुप्रसिद्ध स्थान की बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि हरियाणा राज्य में कुछ प्रसिद्ध स्थान है। हरियाणा राज्य में कुछ प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों। कौन कौन से राज्य है, सॉरी कौन कौन से क्षेत्र है, या सॉरी कौन कौन से एक तरीके से सिटी है? कालका अंबाला। देखिए यहाँ का कालका अंबाला बहुत ही प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र रोहतक की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में आप जानते हो कि यहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुई थी, इसलिए यहाँ का कुरुक्षेत्र भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, पानीपत जानते हो कि पानीपत करनाल भी यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। पानीपत करनाल भी यहाँ का प्रसिद्ध शहर है, क्योंकि पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। इसके बारे में आप आगे चलकर जानेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय और तृतीय युद्ध, यानी कि 3 युद्ध हुए थे यहाँ पर, इसलिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं भिवानी। भिवानी भी यहाँ का प्रसिद्ध शहर है या प्रसिद्ध जिला है एक तरीके से। हिसार की बात करें, हिसार भी यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। और गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव भी हरियाणा में आता है, और हरियाणा का प्रसिद्ध शहर गुड़गांव है दोस्तों। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि गुड़गांव भी यहाँ का प्रसिद्ध शहर है, और हरियाणा जो है, गुड़गांव जो है हरियाणा में है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसको गलत कर देते हैं, इसको दिल्ली समझकर इसका आंसर लगा देते हैं, तो गुड़गांव भी हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये सारे यहाँ की प्रसिद्ध, ये सारे शहर कह सकते हैं यहाँ के प्रसिद्ध स्थान है। ये सारे शहर जो है प्रसिद्ध है। कौन कौन सा? कालका अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, करनाल, भिवानी, हिसार और गुड़गांव आदि। अब बात करते हैं कि हरियाणा के मिट्टियों के प्रकार। हरियाणा में जो मिट्टी है, हरियाणा की मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। तो हरियाणा में मिट्टी के प्रकार की बात करते हैं। तो पहली चीजें कही जा रही है कि अत्यंत हल्की मिट्टी को क्या कहते हैं? अत्यंत हल्की मिट्टी मतलब सबसे हल्की मिट्टी जो होती है, सबसे हल्की मिट्टी जो होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ की बालुका प्रधान दोमट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बालुका प्रधान दोमट मिट्टी यहाँ की सबसे हल्की मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अत्यंत हल्की मिट्टी किसे कहते हैं? तो बालुका प्रधान दोमट मिट्टी को क्या कहते हैं? अत्यंत हल्की मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बालुका मिट्टी में जो होता है सबसे ज्यादा किसका अंश पाया जाता है? सबसे ज्यादा किसका अंश पाया जाता है? तो चूने का अंश सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बालुका मिट्टी जो है सबसे हल्की मिट्टी होती है। बालुका मिट्टी जो होती है सबसे हल्की मिट्टी होती है, यानी कि सबसे अत्यंत हल्की मिट्टी होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो बालुका मिट्टी जो पाई जाती है वो सबसे ज्यादा कहां किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो बालुका मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों? तो सिरसा के दक्षिणी भाग, फतेहाबाद में। सिरसा के दक्षिणी भाग यानी कि सिरसा के दक्षिणी भाग फतेहाबाद में बालुका मिट्टी पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? भिवानी में पाई जाती है, और महेंद्रगढ़ के जिलों में पाई जाती है। महेंद्रगढ़ के जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बालुका दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो बालुका दोमट मिट्टी कहां पर पाई जाती है दोस्तों? किन किन क्षेत्रों में? सिरसा के दक्षिणी भाग में, और सिरसा के दक्षिणी भाग फतेहाबाद में, भिवानी में पाई जाती है, और महेंद्रगढ़ जिलों में पाई जाती है। महेंद्रगढ़ जिलों में पाई जाती है। देखिए इस प्रकार की मिट्टियां जो है, यानी कि जो बालुका मिट्टी है, बालुका दोमट मिट्टी क्यों उपयोगी है, या किन क्षेत्रों के या किस कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है? तो मोटे अनाजों और दालों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। मोटे अनाजों और दालों के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी है कौन सी? बालुका दोमट मिट्टी को ध्यान रखिएगा कि बालुका दोमट मिट्टी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए उपयोगी है? मोटे अनाज और दालों के लिए। इस मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, रसौली मिट्टी इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि बालुका दोमट मिट्टी को रसौली मिट्टी भी कहते हैं। बालुका दोमट मिट्टी को क्या कहते हैं? रसौली मिट्टी भी कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि रसौली मिट्टी भी किसे कहा जाता है दोस्तों? बालुका दोमट मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है,
रसौली मिट्टी को ध्यान रखिएगा कि रसौली मिट्टी किसे कहा जाता है, बालुका दोमट मिट्टी को। तो पहली चीजें हमने क्या देखा कि सबसे हल्की मिट्टी कौन सी होती है, बालुका दोमट मिट्टी। इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का अंश पाया जाता है, तो चूने का सबसे ज्यादा अंश पाया जाता है। और यह किस लिए उपयोगी है दोस्तों, मोटे अनाजों और दालों के लिए है। और यह किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो सिरसा के दक्षिणी भाग फतेहाबाद में और भिवानी जिले में और महेंद्रगढ़ जिलों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शिवालिक मिट्टियां कहां पाई जाती हैं। हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि शिवालिक मिट्टियां सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं। शिवालिक मिट्टियां यहाँ की सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं दोस्तों, तो पाई जाती है पंचकुला की कालिका में। पंचकुला की कालिका में शिवालिक मिट्टियां पाई जाती हैं और अंबाला के नारायणगढ़ में। नारायणगढ़ में ध्यान रखिएगा कि पंचकुला की कालिका में और अंबाला के नारायणगढ़ तहसील में शिवालिक मिट्टियां पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि शिवालिक मिट्टियां कहां पाई जाती हैं, पंचकुला की कालिका में और अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में यह मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया था। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया था, ये थोड़ा सा विविध का क्वेश्चन है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया था, 9 जुलाई 1970 को। 9 जुलाई 1970 को यानी कि 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन किया गया था। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन किया गया था 9 जुलाई 1970 को। नेक्स्ट बात करते हैं कि सुल्तान नेशनल पार्क, हरियाणा में सुल्तान नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है, तो सुल्तान नेशनल पार्क अवस्थित है गुड़गांव जिले में। कहां पर अवस्थित है दोस्तों, गुड़गांव जिले में सुल्तान नेशनल पार्क अवस्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि सुल्तान नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है, गुड़गांव जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है, तो यमुनानगर जिले में। यमुनानगर के जिले में क्या अवस्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कलेसर। ध्यान रखिएगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है, यमुनानगर जिले में। यमुनानगर जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो वो है आपका भारसौंदा कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। भारसौंदा दोस्तों, भारसौंदा प्रजनन किसका प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कहां पर है, भारसौंदा। ध्यान रखिएगा भारसौंदा ध्यान रखिएगा भारसौंदा प्रजनन केंद्र है। किसका प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है। और भारसौंदा कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की बात करते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहां पर है, पिंजौर में। कहां पर है, पिंजौर। और पिंजौर कहां है, पंचकुला जिले में। कहां पर है, पंचकुला में। ध्यान रखिएगा पिंजौर कहां पर है, पंचकुला में। तो पिंजौर की बात करें तो पिंजौर किस लिए जाना जाता है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र यहां पर अवस्थित है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर अवस्थित है, पिंजौर में। और पिंजौर कहां है, पंचकुला में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोर और चिंकारा का प्रजनन केंद्र कहां पर है, झाबुआ रेवाड़ी में। कहां पर है, झाबुआ रेवाड़ी में दोस्तों। ध्यान रखिएगा मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर अवस्थित है, वो है झाबुआ कहां पर है, रेवाड़ी में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है। देखिए अभी इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है और कहां पर बनाई जा रही है दोस्तों, बिनौला। और बिनौला कहां है, गुड़गांव में। ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, बिनौला। और बिनौला कहां पर है, गुड़गांव में दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात करते हैं कि हरियाणा की
क्या हरियाणा में क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, ठीक है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आइए बात करते हैं। देखिए रजिया बेगम का कत्ल कहां पर हुआ था? रजिया बेगम का कत्ल कहां हुआ था? कैथल में। और कब हुआ था? 1240 में। तो रजिया बेगम का कत्ल कहां पर हुआ था? कैथल में हुआ था, ठीक है, कैथल में हुआ था। कैथल कहां है? हरियाणा में ही, ठीक है। तो कब हुआ था? 1240 में। दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा कि 1240 में रजिया बेगम की कत्ल की गई थी और कहां पर की गई थी? कैथल में। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, शेर शाह सूरी का बचपना कहां बीता? हमारे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, यानी कि हरियाणा पुलिस में ये भी पूछा जा सकता है कि शेर शाह सूरी का बचपना कहां बीता था? तो महेंद्रगढ़ जिले में। दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले में शेर शाह सूरी का बचपना यहीं पर बीता था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहां पर अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहां अवस्थित है? इब्राहिम सूर का मकबरा कहां पर अवस्थित है? नारनौल। कहां पर? नारनौल में। कहां पर अवस्थित है? नारनौल में। ये भी हरियाणा में है, हरियाणा का एक जिला है नारनौल। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कि शेर शाह सूरी के दादा यानी कि इब्राहिम सूर का मकबरा कहां अवस्थित है? नारनौल में। नेक्स्ट बात करते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। और किसके मध्य यह लड़ाई हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और विजयी कौन हुआ था? बाबर हुआ था। विजयी कौन हुआ था? बाबर हुआ था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। विजयी कौन हुआ था? बाबर हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई की बात करें तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई की बात करें तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा। और किसके मध्य हुई थी? अकबर और हेमूचंद। देखो ये हेमू जो था इसका एक और नाम बोला जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से इसे जाना जाता है। तो हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हेमू एक हिंदू राजा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हेमू कौन था? हेमू एक हिंदू राजा था। दोस्तों तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी वो 1556 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था। विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था पानीपत के द्वितीय लड़ाई में। पानीपत के प्रथम लड़ाई में कौन विजयी हुआ था? बाबर हुआ था। किसके मध्य हुई थी लड़ाई? इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। फिर पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके मध्य हुई थी? अकबर के मध्य हुई थी। और कब हुई थी? 1556 में। सॉरी, अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। और कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था। विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करते चलिए दोस्तों, ठीक है। देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करते चलिए भैया, और कमेंट भी करते चलिए, ठीक है। आइए बात करते हैं तीसरी लड़ाई की। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। और किसके मध्य हुई थी? अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। और विजयी कौन हुआ था? अफगानी विजयी हुआ था। और अफगानी में कौन विजयी हुआ था? यानी कि अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। और कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? 1761 में। ध्यान रखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके मध्य हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। विजयी कौन हुआ था? बाबर। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके मध्य हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था। पानीपत की तृतीय लड़ाई की बात करें तो किसके मध्य हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी। और विजयी कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, यानी कि अफगानी इसकी इस शासन में, सॉरी,
अफगानी जो थे विजयी हुए थे। तो अब आइए बात करते हैं कि भारत की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाई की बात करते हैं। भारत की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाई की बात करते हैं। तो भारत की कुछ प्रमुख लड़ाई की बात करें तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। किसके मध्य हुआ था दोस्तों? अंग्रेजों और मुगल शासक सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। मुगल शासक सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और विजयी कौन हुआ था? अंग्रेज विजयी हुए थे। अंग्रेज कौन विजयी हुए थे? अंग्रेज विजयी हुए थे। इसको ध्यान रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, मुगल शासक सिराजुद्दौला के बीच हुई थी लड़ाई। और विजयी कौन हुआ था? अंग्रेज हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो अंग्रेजों के बीच हुई थी। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। अंग्रेजों के बीच और अंग्रेजों और कासिम के बीच हुई थी। अंग्रेज और कासिम के बीच हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा। और विजयी कौन हुआ था? अंग्रेज विजयी हुए थे। विजयी कौन हुआ था? कौन हुए थे? अंग्रेज यहाँ पर विजयी हुए थे। देखिए प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए थे और बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए थे। और यहीं से क्या हो जाता है? अंग्रेजों का शासन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि अंग्रेज जो होते हैं यहीं से भारत में प्रभावी हो जाते हैं। उनका प्रभुत्व जो होता है यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाता है। और यहाँ पर उनकी जो छवि होती है काफी उच्च हो जाती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करते हैं। तो भारत के प्रमुख दर्रे की बात करते हैं। तो भारत के प्रमुख दर्रे की बात की जाए दोस्तों, तो भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें या दर्रे की बात करें तो कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा कहां पर अवस्थित है? तो कराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में। देखिए अब आइए बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रा है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है? कराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। कौन कौन सा दर्रा है यहाँ पर? कराकोरम दोस्तों ध्यान रखिएगा। कराकोरम या काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा ध्यान रखिएगा। कौन कितने दर्रे हैं? 1 2 3 4 5। तो ये पांचों दर्रे कहां पर अवस्थित है दोस्तों? ये पांचों दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में। ये पांचों दर्रे कहां पर अवस्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। इसको आप ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रमुख दर्रे में काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। तो इसको एक ट्रिक बना देते हैं, के जा पी बा, ठीक है, और एक बा और रहेगा। ठीक है, तो कजब बबब कर सकते हो। ठीक है, कजब इसको ट्रिक में मैं बता रहा हूं। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो के पी2 बी2 याद रखिए ऐसे। के पी2 बी2 ध्यान रखिएगा। के पी2 बी2 ध्यान रखिएगा कि के पी2 ध्यान रखिएगा और बी2 ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो के मतलब हो जाता है काराकोरम और डबल पी मतलब हो जाता क्या है? पीर पंजाल। सॉरी एक ही ध्यान रखना है, के पी बी2 सॉरी। ठीक है, के पी बी2 ध्यान रखिएगा। के पी बी2, के4 हो जाएगा कराकोरम, पी4 हो जाएगा पीर पंजाल और एक बच जाता है जे। सॉरी यार ट्रिक नहीं बन पा रही, आप लोग बनाइएगा लेकिन मैं बना दे रहा हूं। के जे पी और बी2, वही जो केजीएफ वाली जो एक तरीके से मूवी आई हुई है उसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वही वाला सीन है। तो के जे पी बी2 ध्यान रखिएगा। इस मूवी का नाम ध्यान रखिएगा के जे पी बी2। के4 हो जाएगा काराकोरम और जे4 हो जाएगा जोजिला दर्रा और पी4 हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा, बी2 डबल बी2
B4 हो जाएगा बनिहाल दर्रा, और तीसरे यानी दूसरे बी का नाम हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दर्रे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में आइए बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा कौन कौन सा है, वो है सिक्किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। देखिए रोहतांग को बहुत सारे लोग रोहतक से जोड़कर उसको बता देते हैं हरियाणा में यह दर्रा है। देखिए हरियाणा में कोई दर्रा नहीं है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा में कोई दर्रा नहीं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो रोहतक दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, वो है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, सिक्किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। कौन कौन से दर्रा है, सिक्किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा। और जम्मू कश्मीर में वही KJP और B2, ध्यान रखिएगा KJP B2, ठीक है। K4 कौन सा हो जाएगा, काराकोरम, J4 हो जाएगा जोजिला और P4 हो जाएगा पीर पंजाल, B2 डबल बी, पहले बी का मतलब हो जाएगा बनिहाल और दूसरे बी का नाम हो जाएगा, दूसरे बी से मतलब हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसको यूं ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार इसमें ट्रिक मत बनाइएगा, ठीक है। तो सिक्किला, रोहतांग और बाड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। अब आइए बात करते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करें तो लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है और नीति दर्रा है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिपु दर्रा और माना दर्रा और नीति दर्रा कहां पर है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं, लिपुलेख, माना दर्रा और नीति दर्रा, लिपुलेख, माना दर्रा और नीति दर्रा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नाथुला दर्रा, सिक्किम की बात कर लेते हैं। तो सिक्किम में 2 दर्रे प्रमुख हैं, नाथुला और जयपला। नाथुला, जयपला, ये 2 प्रमुख दर्रे कहां पर हैं, ये 2 प्रमुख दर्रे कहां पर हैं, सिक्किम में। नाथुला जयपला, नाथुला जयपला, नाथुला जयपला कहां पर है दोस्तों, सिक्किम में। सिक्किम के प्रमुख दर्रे की बात करें तो नाथुला और जयपला। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रा कौन सा है, कौन कौन से हैं, बोमिडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपो दर्रा। तो इसमें 2 ही याद रख सकते हो अगर आप याद करना चाहो तो बोमिडिला दर्रा, सॉरी एक मिनट दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, बोमडिला दर्रा और दीपू दर्रा, और एक याद रखना चाहो तो यांग्याप दर्रा। तो 3 प्रमुख दर्रे यहाँ पर हैं, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगपा दर्रा और दीपू दर्रा, और एक दर्रा है मणिपुर में। मणिपुर के प्रमुख दर्रे का नाम याद रखिएगा। तो मणिपुर के प्रमुख दर्रा कौन सा है, तजू दर्रा। तजू दर्रा कहां पर है, मणिपुर में। मणिपुर में प्रमुख दर्रे के नाम याद रखिएगा। मणिपुर का प्रमुख दर्रा कौन सा है, तजू दर्रा। तजू दर्रा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, एक प्रमुख दर्रे हैं, दर्रे से अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर भी करते चलिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो एक्सप्लेन करने में भी बहुत मेहनत पड़ती है। अब आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, सभी लोग जानते होंगे, मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और किस पार्टी से संबंधित या किस पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जो है यहाँ के कौन है दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आइए बात करते हैं कि कुछ प्रमुख सैलरी के बारे में। देखिए कुछ प्रमुख सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, हो सकता है हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाए दोस्तों, इसलिए हमें सैलरी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति कौन है अभी इस वर्तमान में, महामहिम राष्ट्रपति कौन है, वो है रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद जी हैं महामहिम राष्ट्रपति, कौन है, रामनाथ कोविंद जी, जिनकी सैलरी कितनी है
इनकी सैलरी है 5 लाख रुपए पर मंथ। ध्यान रखिएगा कि महामहिम रामनाथ कोविंद की सैलरी जो है 5 लाख रुपए पर मंथ इनकी सैलरी है। अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। महामहिम वेंकैया नायडू हैं, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राज्यसभा के सभापति भी होते हैं वेंकैया नायडू। जो राष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। और इनके सभापति होता है और इनकी सैलरी कितनी है? तो 1 लाख कम कर दीजिए कि राष्ट्रपति की अगर 5 लाख रुपए है तो इनकी सैलरी कितनी होगी? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए पर मंथ इनकी सैलरी है उपराष्ट्रपति महोदय की। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं, जैसे कि अभी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की बात करें और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं और इनकी सैलरी कितनी है? 3,50,000 पर मंथ। 3,50,000 पर मंथ राज्यों के राज्यपालों की सैलरी है। ध्यान रखिएगा जितने भी राज्य हैं उन सभी के राज्यों के राज्यपालों की जो सैलरी है 3,50,000 उनकी सैलरी है। ध्यान रखिएगा। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है दोस्तों? वो है सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? अरविंद बोबड़े हैं। तो इनकी सैलरी कितनी होगी? 2,80,000 रुपए है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी की बात करें तो 2,80,000 रुपए है। 2,80,000 रुपए है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग, राज्य जो आपकी भारत निर्वाचन आयोग है यानी कि जो एक तरीके से केंद्र के निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य आयुक्त, ठीक है, चीफ कमिश्नर की बात करें तो उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी है 2,50,000। 2,50,000 उनकी भी सैलरी है पर मंथ। तो राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख, उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख और राज्यों के राज्यपालों की सैलरी 3,50,000 पर मंथ। मुख्य न्यायाधीश की सैलरी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी की बात करें तो 2,80,000 और निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त की बात करें तो इनकी सैलरी कितनी है? 2,50,000 है दोस्तों। इनको ध्यान रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 सूचकांक मैंने यहां पर मेंशन किया है, लेकिन यदि आप अपना टारगेट पूरा करते हैं 25 से 50,000 तक व्यूज मिल जाते हैं तो मैं आपको बहुत सारी चीजें दे दूंगा, आप एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। यानी कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस 2-4 प्रश्न की बात अलग है, 2-4 प्रश्न तो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं अलग से पूछा ही जाता है या पूछे जाते हैं, जिसको कोई नहीं बता सकता, ना तो मैं, ना तो कोई यूट्यूबर, ना तो कोई और व्यक्ति, ठीक है। क्योंकि वो एग्जामिनर जो होता है वो अलग से अपना सेट करता है, 2-4-6 क्वेश्चन, अपनी इज्जत तो बचाएगा ही, ठीक है। चलो आइए बात करते हैं। देखिए सूचकांक की बात करें तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। ध्यान रखिएगा कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है और शीर्ष प्रथम देश कौन है, यानी कि यहाँ का शीर्ष देश कौन है? तो सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड लगभग 4 वर्षों से लगातार खुशहाली देश में शामिल होता रहा है और इस बार भी 2021 में भी वह शामिल हुआ है। 2021 में भी वह शामिल हुआ। फिनलैंड जो है वो विश्व का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, सबसे हैप्पी वाला देश माना जाता है फिनलैंड। लगभग 4 सालों से लगातार खुशहाली देशों में शामिल हो रहा, वो भी शीर्ष देशों में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। और भारत की रैंकिंग की बात करें तो 149 देशों में भारत का जो स्थान है वो 139 है, 139 भारत का स्थान। अब आप समझ सकते हैं कि 149 देशों में भारत के जो स्थान है 139 स्थान है, 139वां स्थान है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में कितने लोग खुश हैं, यानी कि भारत की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, ये समझ कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार है। क्यों बेकार है? 149 में हम 139वां स्थान पर है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक को जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन।
संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है, ठीक है, जिसे बोला जाता है आप यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसमें 193 देश हैं और 193 देशों का जो आपका, ठीक है, अब ये बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग, 193 देश उसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसकी बात हम बाद में बात करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की बात करते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक यह जारी करता है, और भारत के स्थान कौन सा है, 63वां स्थान है, और कितने देशों में, 190 देशों में, 190 देशों में भारत का स्थान है 63वां दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। 47वें मुख्य न्यायाधीश, देखिए 47वें मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े जी हैं, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 23 अप्रैल 2021 को अरविंद बोबड़े का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश आएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो कौन से नंबर के होंगे, 48वें नंबर के, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, कौन होंगे दोस्तों, एनवी रमना, एनवी रमना जी, एनवी रमना को ध्यान रखिएगा, एनवी रमना जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और यह कब अपने पद पर आएंगे, 24 अप्रैल 2021 को, क्योंकि 23 अप्रैल 2021 को क्या होगा कि जो अरविंद बोबड़े जी हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यानी कि वे अपने पद से हट जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की प्रमुख फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत की प्रमुख फसलें के बारे में बात करें तो 3 प्रकार की भारत की प्रमुख फसलें होती हैं। 3 प्रकार की भारत की प्रमुख फसलें होती हैं, रबी फसल, रबी, खरीफ और जायद की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल जो होती है बुआई कब होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बुआई होती है, और कटाई कब होती है, अप्रैल से मई के बीच में। और रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, वो है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू और अलसी दोस्तों। और यह इसकी विशेषता क्या है, जो रबी की फसल होती है वो ऋतुकालीन फसलें होती हैं। तो शीत ऋतुकालीन फसलें जो होती है वो होती है रबी की फसलें। और रबी की फसलें कब बुआई की जाती है, रबी की फसलों को कब बुआई की जाती है, अक्टूबर से नवंबर के मध्य में, और कटाई कब होती है, अप्रैल से मई के मध्य में दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल कब बुआई की जाती है, तो जून से जुलाई के मध्य में बुआई की जाती है, कटाई सितंबर से अक्टूबर के मध्य में। और खरीफ की फसल में प्रमुख चीजें कौन कौन सी आती है, प्रमुख फसलें कौन कौन सी आती है दोस्तों, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन और तंबाकू, उड़द, जूट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वैसे दिखाई दे रहा होगा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, तंबाकू, उड़द और जूट। और यह किस प्रकार की फसल है, इसकी विशेषता यह है कि वर्षाकालीन फसलें हैं। तो वर्षाकालीन फसलें कौन सी आती हैं, या खरीफ की फसल आती है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट फसल की बात करें तो जायद फसल है, और जायद फसल की विशेषता यह है कि रबी और खरीफ के बीच की फसलें होती हैं। तो जायद की फसलें को ध्यान रखिएगा, रबी और खरीफ के बीच की फसलें कौन सी होती हैं, जायद की फसल होती हैं, और जिन्हें मार्च में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है, यानी कि जून में कटाई की जाती है। तो मार्च में बोकर जून में हम काट लेते हैं। तो इस प्रकार की जो फसल होती है वो जायद की फसलें माने जाते हैं। जो रबी और खरीफ के बीच आती हैं वो फसलें कौन सी होती हैं, जायद की फसल। और जायद की फसल में अभी कौन सी फसलें आने वाली हैं, अभी जो चली रहा है आप जानते हो, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला। और यह किस प्रकार की फसल है, ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो जायद की फसल रबी और खरीफ की। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए, या इस प्रकार की आपकी वीडियो, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप थोड़ा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और खुद सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखना ना भूलें, यानी कि जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, लाइक जरूर किया करें। देखिए ये सारे काम जब आप करेंगे तो मैं भी अपने ईमानदारी पूर्वक आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराऊंगा,
ठीक है, और मैं भी अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करूंगा। वैसे तो मैं जितनी भी चीजें अभी तक किया हूँ सब कुछ ईमानदारी पूर्वक ही किया हूं। अगर मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया है, देखिए और भी मास्टर वीडियो आरबीआई के बारे में बताया है तो पूरा ईमानदारी पूर्वक। फिर मैंने आपको बताया है मास्टर वीडियो अगर आप देखना भी चाहते हैं तो अलग अलग पार्ट देखना चाहते हैं तो संविधान के मैंने अलग 2 वीडियो मास्टर वीडियो पहुंचा दिया है आपको, यानी कि रेज कर दिया। इसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप सभी प्रकार के मास्टर वीडियो पा सकें। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया है। अब आपका काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा बार वीडियो को देखें, समझें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे आंसर दूंगा। मैं नहीं दूंगा, मेरी टीम आपको देगी तुरंत आंसर। यदि मैं भी दूंगा जो मतलब एक तरीके से आपको कुल मिलाकर आंसर मिलेगा बस। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।